अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। एंड कहाँ की थी बात मैंने? हाँ ठीक है, सही। अच्छा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने काम आएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन हेडिंग देने कुछ 6-7 बातें बता रहा हूँ, ये डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में काम आएंगी। नंबर 1 लिखें, डेप्रिसिएशन मेथड। डेप्रिसिएशन मेथड, कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं सबको, आने वाले भी बगैर आने वाले भी सबको बता रहा हूं। डेप्रिसिएशन मेथड शुड रिफ्लेक्ट बेनिफिट पैटर्न। डेप्रिसिएशन मेथड शुड रिफ्लेक्ट बेनिफिट पैटर्न। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि एक ऑफिस बिल्डिंग है, उसका क्या यूज होगा? है फर्नीचर। ऑफिस बिल्डिंग का यूज क्या होता है मैं कह रहा हूं। अच्छा, क्या बेनिफिट मिलेंगे उससे? वहां बैठ के काम करेंगे, चार दीवारी है, छत है, साया है, गर्मी से बचत है, ठंड से बचत है, बारिश से बचत है, तो हर साल इसके बेनिफिट्स तकरीबन एक जैसे होंगे या कम ज्यादा होते जाएंगे? तकरीबन एक जैसे होंगे, तो हर साल तकरीबन बराबर बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छा, डेप्रिसिएशन हम हर साल क्यों चार्ज करते हैं? सारा का सारा एसेट एक ही साल क्यों नहीं चार्ज कर देते? मैचिंग कॉन्सेप्ट ना, जब हर साल बेनिफिट मिल रहे हैं तो फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर साल, तो जब एसेट से मिलने वाले बेनिफिट्स हर साल बराबर होंगे तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी बराबर होना चाहिए। तो फिर बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन इसलिए स्ट्रेट लाइन मेथड से होनी चाहिए। इसी तरह से अगर किसी मशीन के बारे में मैनेजमेंट को लगता है कि इससे हर साल बेनिफिट्स कम होते जाएंगे तो फिर स्ट्रेट लाइन मुनासिब नहीं है, फिर रिड्यूसिंग हो सकता है। इसी तरह किसी एसेट के बारे में मैनेजमेंट को लगता है कि अगर उसको यूज नहीं करेंगे तो 10 साल भी नहीं रहेगी, ज्यादा यूज करेंगे तो जल्दी खराब हो जाएगी मशीन, तो फिर यूनिट मेथड भी हो सकता है, आर्ज मेथड भी हो सकता है। तो इसलिए डेप्रिसिएशन का मेथड डिसाइड करेगी मैनेजमेंट बेनिफिट पैटर्न की बेस पे। ये बात एमसीक्यूज के लिए याद रख लें, न्यूमेरिकल में नहीं मसला होता, न्यूमेरिकल में स्टूडेंट को पता चल जाता है कि कौन सा मेथड है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, समझ लें पहले। एक प्लांट खरीदा 1 अप्रैल को, प्लांट साइट पे पहुंचा 1 जून को, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई 30 जून को। सेठ साहब मुझसे बाहर गए हुए थे, उन्होंने आना था तो इफ्तिताह करना था, फिर वो आए, उन्होंने इफ्तिताह किया, पार्टी शार्टी हुई, और प्लांट ने जो ऑपरेशंस स्टार्ट किए वो 1 अगस्त को किए। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए प्लांट की लाइफ स्टार्ट कब से हो रही है? हाँ जी, प्लांट की यूजफुल लाइफ का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, घड़ी चलना शुरू हो जाएगी यहां से, क्योंकि प्लांट अभी साइट पे पहुंचा है, अभी इस्तेमाल के काबिल नहीं हुआ। जब प्लांट इस्तेमाल के काबिल होगा अब उसकी लाइफ स्टार्ट है। अब चाहे 6 महीने इस्तेमाल न करें वो हमारा मसला है, प्लांट जैसे ही अवेलेबल फॉर यूज हो गया डेप्रिसिएशन चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए लिखें अंग्रेजी, depreciation of an asset begins when it is available for intended use, when it is available for intended use इस्तेमाल। अच्छा, कब तक चार्ज करते रहेंगे? जब तक एसेट हमारी बुक्स में रहेगा, जब तक लाइफ नहीं खत्म हो जाती। तो इसी पॉइंट में अगला सेंटेंस लिखें, इसी पॉइंट में डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट सीज हो जाएगी, मतलब बस हो जाएगी, फुल स्टॉप। डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट सीजेस when the asset is derecognized, सीज, चलें सीज की स्पेलिंग नहीं आ रही, कोई बात नहीं, स्टॉप्स। डेप्रिसिएशन चार्ज करना बस कर देंगे जब एसेट बुक्स में से निकल जाएगा, व्हेन एसेट इज डीरेकग्नाइज्ड। सारा पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट बिगिंस व्हेन एसेट इज अवेलेबल फॉर इंटेंडेड यूज, यानी जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो गया तो उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर देंगे, और डेप्रिसिएशन चार्ज करना रोक देंगे व्हेन एसेट इज डीरेकग्नाइज्ड। डीरेकग्नाइज का मतलब होता है बुक्स में से निकाल देना। अच्छा, अवेलेबल फॉर यूज वाली बात अगर इतनी कुछ समझ नहीं आ रही ना तो बेशक अपने अल्फाज में ब्रैकेट में लिख लें। जब इंस्टॉलेशन टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है ना तो अवेलेबल फॉर यूज होता है, जब एसेट की इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तो बस अवेलेबल फॉर यूज हो जाएगा। जी जी, ये भी क्या करती हैं? हाँ नहीं, आप कह रहे हैं कि शोरूम पे जो गाड़ी खड़ी है
वो जो शोरूम पे गाड़ी खड़ी है, क्या वो उस शोरूम वाले का पीपीई है? ना ना ना, क्या उस शोरूम वाले के लिए वो पीपीई है या इन्वेंट्री है? तो स्टॉक है, स्टॉक थोड़ी डेप्रिशिएट होता है। शोरूम वाले का तो स्टॉक है ना वो गाड़ियां, तो वो स्टॉक तो डेप्रिशिएट नहीं होता ना, ये तो पीपीई डेप्रिशिएट होता है। वो तो जो गाड़ी खरीदेगा फिर उसको रजिस्टर करा लेगा, फिर गाड़ी डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगी। को सवाल पूछ रहा था, अगला पॉइंट लिखे। Depreciation charge for the period. Depreciation charge for the period shall be recognized. Depreciation charge for the period shall be recognized as expense. Shall be recognized as expense unless it is included. Unless it is included in the cost of, unless it is included in the cost of another asset. Unless it is included in the cost of another asset. ये बात मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, दोबारा बताता हूं कि अगर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है और उस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारा ही एक इक्विपमेंट 3 महीने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या करेंगे? इस इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन 3 महीने की बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगी, और अगर इसकी साल की डेप्रिसिएशन 12 मिलियन है तो इस 12 मिलियन को एक्सपेंस भी बनाएंगे? नहीं, इस 12 में से 3 मिलियन इधर बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा, तो बाकी 9 मिलियन है एक्सपेंस बनेगा। ये बात इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है एक्सपेंस, लेकिन अगर वो किसी और एसेट की कॉस्ट में ऐड हो रहा है तो फिर उसकी कॉस्ट में ऐड हो रहा है, फिर एक्सपेंस नहीं है। ये इस पॉइंट का मतलब है जी, हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लिखें। अगर हम एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और हमारा ही एक इक्विपमेंट उस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में 3 महीने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो इस इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन जो भी मेथड लगा के 12 मिलियन निकल आई, इसमें से 3 महीने की डेप्रिसिएशन यानी 3 मिलियन रुपए 3/12 वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड करेंगे, और बाकी 9 मिलियन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। अगली बात लिखें। अच्छा, ये भी समझ लें पहले। जैसे ये कोरोना के दिनों में लॉकडाउन जब हुआ था तो एक फैक्ट्री 6 महीने के लिए बंद हो गई, तो अब उस 6 महीने में एसेट्स की डेप्रिसिएशन चार्ज ना करें? वो तो बंद है फैक्ट्री है नहीं, लेकिन वो पुलिस वाले करने भी नहीं दे रहे, वो सील कर गए फैक्ट्री। हाँ, अच्छा, जब आप लोग भी 6 महीने घर रहे हैं तो आपकी उम्र नहीं बढ़ी? बढ़ गई ना, है तो उम्र तो गुजर रही है, तो एसेट की एज बढ़नी शुरू हो गई है, उसकी लाइफ गुजर रही है। तो अगर एसेट किसी वजह से इस्तेमाल नहीं भी हो रहा है, फिर भी एक बार स्टार्टिंग पॉइंट आ गया ना जब ये, इसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज होती रहेगी, बेशक एसेट फिलहाल इस्तेमाल नहीं भी हो रहा तो। लिखें पॉइंट, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड even if, depreciation is charged even if the asset becomes idle, even if the asset becomes idle. रिपीट कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड इवन इफ द एसेट बिकम्स आइडल। अच्छा, अब हुआ क्या कि इंडियन आइडल देख देख के ना तो आपको लगता है कि आइडल यही होता है बस। इसका मतलब होता है फारिग, स्पेयर, तो ये वाला आइडल, ये जो मैंने मिसाल दी थी कि 6 महीने मशीनें फारिग पड़ी रही हैं, वो ये वाली फारिग है ये। तो अगर एसेट आइडल भी हो जाए फिर भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। क्या लिखा? डेप्रिसिएशन इज चार्ज इवन इफ द एसेट बिकम्स आइडल और इज रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज। इसकी भी मिसाल समझ लें। ये जो पीपी है ना, जो मैंने इसकी क्लासेस बताई थी, ये क्लासेस ना आईएएस ने नहीं बताई हुई, यानी जितने बिजनेसेस हैं उनके नेचर पे डिपेंड करता है, हर बिजनेसेस की पीपी डिफरेंट हो सकती हैं क्लासेस। जैसे कॉलेज के लिए ये भी पीपी है, ये बोर्ड, क्योंकि उनके मेन एसेट्स हैं बोर्ड। तो अगर इस बोर्ड के यूजफुल लाइफ लेट से 4 साल हो, तो अगर कोई क्लासरूम, अब मैनेजमेंट ने प्लान किया कि बस अब से लाइब्रेरी है, या क्लास नहीं होगी, बस अब ये लाइब्रेरी है, तो उस क्लास में जो बोर्ड लगा हुआ है उसकी लाइफ तो है अभी बाकी, लेकिन अब वो क्लासरूम होनी बंद हो गई इस्तेमाल, अब वो बोर्ड यूज नहीं होता। तो फिर भी वो बोर्ड है तो सही ना, क्या पता कल को फिर इरादा बदल लें, तो वो बोर्ड भी मौजूद है, उसकी लाइफ भी गुजर रही है, डेप्रिसिएट फिर भी करेंगे। इसको कहते हैं इज रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज, कि अब वो एक्टिवली यूज नहीं हो रहा, लेकिन डेप्रिसिएशन फिर भी चार्ज करेंगे जी। ऐसे अगर हम अपने प्लांट पे मेथड लगाते हैं, और पहले पॉइंट में ये पड़ा कि जो जिस बेनिफिट लाता है, जिस 6 महीने में वाइडल के साथ में हम यूनिट मेथड लगा सकते हैं।
देखें अच्छा सवाल ये पूछा है कि अगर हम हर साल बराबर बेनिफिट्स आना की उम्मीद थी इसलिए स्ट्रेट लाइन मेथड लगा रहे थे, तो अब जिस साल 6 महीने लॉकडाउन की वजह से वो प्लांट बंद पड़ा रहा, तो उस साल फिर हम स्ट्रेट लाइन ना लगाएं, आज मेथड लगा लें। डेप्रिसिएशन मेथड जो है ना वो एक अंदाजा है बेनिफिट पैटर्न की बेस पे। 6 महीने बंद रहने की वजह से उसका बेनिफिट पैटर्न थोड़ी चेंज हो गया एसिड का। एसिड का बेनिफिट पैटर्न तो वैसा ही है कि इस्तेमाल होगा तो हर साल बराबर होगा। वो तो 6 महीने फैक्ट्री बंद हो गई ना, बेनिफिट पैटर्न तो नहीं ना चेंज हो गया उसका, तो इसलिए इससे नहीं मेथड चेंज हो जाएगा। ये पॉइंट अंग्रेजी रिपीट कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन इज चार्ज इवन इफ द एसिड बिकम्स आइडल, यानी अगर किसी वजह से एसिड फारिग भी रहा पूरे साल में तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। एक बार शुरू हो गया एक बार स्टार्टिंग पॉइंट एक बार आ गया, उसके बाद अब इसकी लाइफ गुजर रही है तो दरमियान में कभी फारिग भी रहा फिर भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, और अब इसका एक्टिव यूज छोड़ भी दिया है फिर भी डेप्रिसिएशन चार्ज होती रहेगी। जब तक बुक्स में डेप्रिसिएशन चार्ज होती रहेगी। जी अच्छा, अगर लग ही प्रोडक्शन मेथड रहा है तो फिर जब फारिग पड़ा होगा तो डेप्रिसिएशन, वो डेप्रिसिएशन जीरो आंसर आ रहा होगा। ऐसा नहीं है कि डेप्रिसिएशन चार्ज होनी बंद हो गई होगी, बस जीरो आंसर आ रहा होगा। यानी एज अ रूल डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, लेकिन फार्मूला लगाएंगे जब तो आंसर जीरो निकल आया करेगा, तो इसलिए आर्स मेथड वाले पे ऑटोमेटिकली जीरो आ जाएगा। लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना बंद कर दिए, डेप्रिसिएशन जीरो आ रही है बस। अगला पॉइंट लिखिए, ठीक है लैंड वाला लिखें, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग लिखवाता हूं। एक बिल्डिंग खरीदी 200 मिलियन की। अब जब बिल्डिंग खरीद ली तो जिसने बेची वो कहेगा ठीक है ले जाओ उठा के अपनी बिल्डिंग, है बिल्डिंग उठा के ले आएंगे हम, नहीं वही रहेगी ना। तो फिर इसका मतलब हम बिल्डिंग भी खरीद रहे हैं और लैंड भी खरीद रहे हैं। तो अब 200 मिलियन को डेप्रिशिएट कैसे करें? लैंड तो डेप्रिशिएट नहीं होती, तो फिर 200 को डेप्रिशिएट कैसे करें? इसमें से जो लैंड का पोर्शन है उसको अलग एसेट बनाएंगे और बिल्डिंग को अलग एसेट बनाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर इस 200 में से 80 मिलियन लैंड का है तो हम लोग लैंड अलग डेबिट करेंगे, बिल्डिंग अलग डेबिट करेंगे, इन दोनों को अलग अलग एसेट चलाएंगे। तो लिखें लैंड एंड बिल्डिंग आर सेपरेबल एसेट्स, सेपरेबल, लैंड एंड बिल्डिंग आर सेपरेबल, लैंड एंड बिल्डिंग आर सेपरेबल एसेट्स and are accounted for separately. दोबारा बता रहा हूं, लैंड एंड बिल्डिंग आर सेपरेबल एसेट्स एंड आर अकाउंटेड फॉर सेपरेटली इवन इफ एक्वायर्ड टुगेदर, इवन इफ एक्वायर्ड टुगेदर, यानी बेशक इकट्ठे ही क्यों ना खरीदे हों, जैसे मैंने ये मिसाल दी है, तो फिर भी लैंड और बिल्डिंग दोनों अलग अलग एसेट है। इसी पॉइंट में आगे चल रहा है। Normally, land has an unlimited life. Normally, land has an unlimited life. Therefore, only building is depreciated. Therefore, only building is depreciated. यानी लैंड की लाइफ चूंकि नॉर्मली अनलिमिटेड होती है इसलिए डेप्रिसिएशन सिर्फ बिल्डिंग की चार्ज होगी। However, जी इस पॉइंट में चल रहा है, लैंड however land will be depreciated, however land will be depreciated if it has a limited life, however land will be depreciated if it has a limited life. इसकी एक मिसाल लिख लें साथ, लीज होल्ड लैंड, लीज होल्ड लैंड। इसकी मिसाल ये होती है कि कुछ इलाकों में ना सरकार की जमीन होती है तो वो ना जमीन बेचने की बजाय एक टाइम पीरियड के लिए बेचते हैं, यानी वो कहेंगे जी 50 साल के लिए जमीन हमने आपको बेच दी, 50 साल बाद गवर्नमेंट जमीन वापस ले लेगी। तो अब वो बेची है जमीन, टाइटल बकायदा किया है, लेकिन बस 50 साल के लिए, तो अब इसकी यूजफुल लाइफ 50 साल है। इसी तरह से हो सकता है किसी पहाड़ी इलाके में टूरिज्म डेवलपमेंट हो रही हो तो वहां पर एक बिजनेस वालों ने जमीन खरीदी है होटल बनाने के लिए। एक्सपर्ट बताते हैं कि लेट से 25 साल के बाद ये जगह खत्म हो जाएगी, लैंड स्लाइडिंग हो जाएगी, जगह खत्म हो जाएगी, तो अब उस लैंड की अगेन 25 साल लाइफ है। तो लैंड की लाइफ नॉर्मली होती अनलिमिटेड है, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिमिटेड हुई तो फिर डेप्रिसिएशन होगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, एक मिनट मैं देख लूं, खैर मैं देख लूं क्या क्या बता दिया। अच्छा चार्ज, ठीक है जी बोले। तो बिल्डिंग अलग एसेट है, वो अलग एसेट है। ऑब्वियसली जमीन उनको वापस करेंगे तो डिमोलिश ही करेंगे बिल्डिंग। ये नहीं अगर मैं लीज होल्ड बिल्डिंग के ऊपर जमीन, बिल्डिंग लीज होल्ड लैंड पे बिल्डिंग बना ली है और 50 साल बाद जमीन उनके हवाले करनी है तो बिल्डिंग गिरा के हवाले करेंगे, नहीं तो गवर्नमेंट वाले खुद गिरा देंगे, पैसे हमसे लेंगे, रिन्यू करवा लेंगे। इस तरह की चीजें रिन्यू हो जाती होती हैं, रिन्यू हो जाती हैं, करा लेंगे रिन्यू। जी जी क्या जी,
वो तो मैंने गाड़ी की मिसाल भी कहा था, ज्यादा होती है। एक सवाल है भाई कि जो गाड़ी है उसकी रेजिडुअल वैल्यू अगर कॉस्ट से ज्यादा सोची हमने शुरू में तो डेप्रिशिएट ही नहीं करते, गाड़ियां तो महंगी हो रही होती हैं। हम वो वैल्यू नहीं ले रहे होते जो तब होगी, हम करंट प्राइस लेवल्स देख रहे होते हैं, करंट प्राइस लेवल्स। अच्छा, लैंड जो है ना, अगर इसकी लाइफ अनलिमिटेड है फिर तो डेप्रिसिएशन ही नहीं है, लेकिन अगर इसकी लाइफ लिमिटेड है, 25 साल की लैंड है, तो 25 साल के बाद हमें इसका क्या मिलेगा? जीरो ना, तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा ना, बस वापस कर देंगे जमीन, तो आरवी जीरो है, हम किसी को बेच ही नहीं सकेंगे ना। देखो गवर्नमेंट ने हमें 25 साल के लिए जगह दी है, या चलो किसी पहाड़ी इलाके में हमने जमीन ली थी और 25 साल बाद वो खत्म हो जानी थी वो, तो उसकी तो आरवी जीरो होगी। आरवी क्या होती है कि हम एंड पे कितने का बेचेंगे, और वो जितने का बेचेंगे वो अंदाजा आज के प्राइस लेवल पे लगाते हैं, तो हम तो बेच ही नहीं सकेंगे इसको, ये तो खा जाएंगे पहाड़ सारे, तो जीरो होगी आरवी। बिल्डिंग कैसे उठाएंगे? कार्टून मूवी होगी, कोई कार्टून मूवी होगी। बिल्डिंग कैसे उठा के ले गए? बिल्डिंग छोटी सी बिल्डिंग होगी फिर, पता नहीं, मुझे नहीं पता कैसे उठा लेते। हाँ जी, ओ ठहर जाना यार, ऊंचा बोल यार, ऊंचा। बस अभी थोड़ी देर में आ रहा है इसका आंसर, बस आ रहा है, अभी आया। लिखे नेक्स्ट पॉइंट लिखे। हाँ जी, हाँ जी, क्या जी? हाँ हाँ बोले। गवर्नमेंट ने बिल्डिंग बनाई है, अच्छा अच्छा, नहीं गवर्नमेंट ने बिल्डिंग लीज पे दे दी है। हाँ, फिफ्थ फ्लोर वालों की भी होगी, सिक्स वालों की भी होगी, मतलब सेकंड थर्ड में क्या खास बात है? मतलब आप ये कह रहे हैं सिर्फ ग्राउंड फ्लोर वालों की होगी? मैं समझा नहीं सवाल आपका। और ठहर जाना यार, सुनने तो दो बेटे, तो मैं समझा नहीं सवाल। आप ये कह रहे हैं सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की रेफरेंस चार्ज होगी, ये पूछना चाह रहे हो? क्यों? अरे बिल्डिंग तो बिल्डिंग, जवाब दे लूं, बिल्डिंग किराए पे ली है, बनी बनाई, या जमीन किराए पे लेके खुद बिल्डिंग बनाई है? तो पूरी बिल्डिंग के पैसे दिए होंगे ना? पूरी बिल्डिंग के पैसे दिए कि नहीं दिए? उसको छोड़ो यार, आपने जो बिल्डिंग खरीदी है पूरी बिल्डिंग के दिए कि नहीं दिए? हाँ, तो पूरी बिल्डिंग डेप्रिशिएट होगी, ऊपर जो पानी का टैंक बना है वो भी होगा, सारी बिल्डिंग ही होगी ना डेप्रिशिएट, तो 2 फ्लोर थोड़ी करेंगे, सारी बिल्डिंग डेप्रिशिएट होगी। पॉइंट लिखें, अगला पॉइंट लिखें, लिखवाता हूं। अगर एक एसेट है और उसकी, लिखवाता हूं भी, और उसकी यूजफुल लाइफ सोची थी 10 साल, अब 10 साल पूरे हो गए, डेप्रिसिएशन भी हर साल चार्ज करते करते सारी डेप्शन कर दी चार्ज, लेकिन अभी कोई अच्छा रेट मिल नहीं रहा बेचने के लिए ना, तो बेचने का इरादा बदल लिया, अब जब तक नहीं बेचते तब तक यूज कर रहे हैं, तो अब 11वें साल की डेप्शन क्या चार्ज होगी? 10 साल यूजफुल लाइफ थी, 10 साल पूरी की पूरी डेप्शन चार्ज हो गई, एसेट बेचना था, नहीं बेचा, अच्छा रेट नहीं मिल रहा, अब खुद ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 11वें साल की डेप्शन कितनी चार्ज होगी? है? नहीं होगी? तो कर दिया ना, सारा कुछ डेप्रिशिएट कर दिया। अच्छा चलो मैं मिसाल बदल लेता हूं, अच्छा रेट नहीं मिल रहा का डायलॉग बदल लेता हूं। अभी हम सोच रहे हैं चलो थोड़ा और इस्तेमाल कर लेते हैं, 10 साल गुजर गए, आरवी जीरो, 10 साल गुजर गए, पूरी डेप्शन चार्ज कर दी, फिर सोचा चलो और कर लेते हैं इस्तेमाल, जब तक कोई और नया अच्छा एसेट नहीं मिलता। 10 साल पूरी डेप्रिसिएशन हो गई चार्ज, सारी डेप्रिसिएशन कर दी हुई है चार्ज, तो 11वें साल की डेप्रिसिएशन नहीं होगी चार्ज, वो चूंगे में चलेगा एसेट, कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। डेप्रिसिएशन चार्ज करने को बचा कुछ नहीं है ना, जब सारी अमाउंट चार्ज कर दी तो फिर मजीद क्या डेप्रिसिएशन चार्ज होगी? तो लिखें अंग्रेजी, इफ अ फुली डेप्रिशिएटेड एसेट is still in use, if a fully depreciated asset is still in use, then no further depreciation is charged. मैं दोबारा बता रहा हूं, if a fully depreciated asset is still in use, then no further depreciation is charged. और fully depreciated asset कहते ही उसको हैं जिसको पूरा depreciate कर चुके, अब उसकी कोई अमाउंट बची ही नहीं depreciate करने के लिए, उसको fully depreciated कहते हैं। तो अब जब बचा ही कुछ नहीं है तो मजीद क्या depreciate करेंगे? अब पूछेंगे क्या करें? हाँ देखो, उसको fully depreciated नहीं कहेंगे ना, fully depreciated asset वो है जिसकी पूरी की पूरी अमाउंट depreciate हो गई है, अब उसमें मजीद कुछ रहा नहीं अमाउंट में depreciate होने वाला।
जी जी, सवाल दोबारा करिए। अरे बात रेजिडुअल वैल्यू की नहीं हो रही है, रेजिडुअल वैल्यू ज्यादा है तो रेजिडुअल वैल्यू तो रहती ही है। फुली डेप्रिशिएटेड एसेट क्या होता है? जिसकी रेजिडुअल वैल्यू जीरो हो जाए। फुली डेप्रिशिएटेड एसेट वो है जिसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट जीरो हो गई, जिसकी मजीद बुक वैल्यू कुछ बची ही नहीं डेप्रिशिएट करने के लिए। जिसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट जीरो हो जाए ना, उसको फुली डेप्रिशिएबल एसेट कहते हैं। एक एसेट की कॉस्ट है 100, 10 साल में डेप्रिशिएट होते 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 जीरो हो गया, मजीद कितना डेप्रिशिएट करें? फुली डेप्रिशिएटेड एसेट है। एक एसेट की कॉस्ट थी 100, इसकी आरवी थी 10, 10 साल पूरे गुजरने के बाद अब इसकी नेट बुक वैल्यू रह गई हुई है 10 और आरवी भी 10 है। कितना डेप्रिशिएट करें? कुछ भी नहीं है, ही नहीं डेप्रिशिएट करने को। इसको कहते हैं फुली डेप्रिशिएटेड एसेट, कि जिसमें डेप्रिशिएट करने को कुछ रह नहीं गया। तो अगर फुली डेप्रिशिएटेड एसेट है तो उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। अब आप बोलिए आरवी की जो बात कर रहे थे जी, किधर है? सर की आवाजें निकल रही हैं। हाँ जी, हाँ, बुक्स में से कहां निकाला है? तो बुक्स में तो मौजूद है भाई। अगर एक घर में दादाजी हैं, वो किसी काम के नहीं रह गए, पड़े रहते हैं बिस्तर पे, बिस्तर पे पड़े रहते हैं, तो घर से थोड़ी निकाल देंगे। जब तक एसेट है तब तक है, बुक्स में से नहीं निकलेगा। जब मैं आपको आगे डिस्पोजल पढ़ाऊंगा ना, तो डिस्पोजल में एसेट क्रेडिट करके बुक्स में से निकालेंगे। जब तक एसेट फिजिकली मौजूद है, उसको बुक्स में से नहीं निकाल रहे। फुली डेप्रिशिएटेड एसेट है, बुक्स में मौजूद रहेगा जब तक इस्तेमाल हो रहा है। बेचेंगे तो बुक्स में से निकलेगा, जब तक बुक्स में मौजूद है तब तक मौजूद है। डेप्रिशिएट करने को कुछ नहीं रह गया तो डेप्रिसिएशन चार्ज होना बंद हो जाएगी। ये इसका जवाब डिस्पोजल में मिलेगा कि बेच दे तो कितने का बिकेगा, प्रॉफिट हो तो क्या होगा, वो डिस्पोजल में पढ़ेंगे। हाँ जी, इस डेप्रिसिएशन से रिलेटेड और सवाल, ये सोचते हुए कि जिंदगी में और भी काम है, हमने और भी टॉपिक पढ़ने आगे। जी बोले। 10 साल बाद वैल्यू आरवी क्या है, यानी कि हम 10 साल यूज करेंगे, 10 साल बाद याद आएगी। अगर हम 1 साल मजीद यूज करते हैं तो पैसे याद ना हो, तो फिर बेटे डेप्रिशिएबल अमाउंट हुई ना, फिर जीरो ना हुई। अगर आरवी चेंज, जो लोग जाग रहे हैं वाकई, डेप्रिशिएट करते करते इसकी बुक वैल्यू 10 पे पहुंच गई, आखिरकार आरवी भी 10 है, तो डेप्रिसिएशन कितनी मजीद चार्ज होगी? कोई चार्ज नहीं होगी। लेकिन अब एस्टीमेट रिवाइज पढ़ा आपने इंट्रो में, तो अगर एस्टीमेट रिवाइज हो गया तो फिर डेप्रिशिएबल अमाउंट फिर से आनी शुरू हो जाएगी, फिर डेप्रिशिएट होने लग जाएगा। लेकिन अगर एस्टीमेट रिवाइज नहीं हो रहा तो डेप्रिशिएबल अमाउंट जीरो है, तो ये फुली डेप्रिशिएटेड एसेट है। एस्टीमेट रिवीजन पढ़ना है हमने अभी, एस्टीमेट चेंज अभी हमने पढ़ना है। वो एक सवाल पूछा तो मैंने इसका जवाब दे दिया, एस्टीमेट चेंज अभी पढ़ना है। चलें आगे चलें, अगला पॉइंट लिखें। अच्छा, जो अगला पॉइंट है ना, ये भी है मेनली एस्टीमेट चेंज से रिलेटेड। तो जिनको तो एस्टीमेट चेंज अच्छी तरह याद है वो बेशक इस पर सवाल पूछ लेना, बाकी लोग बस चुप करके लिख लें। जब एस्टीमेट चेंज पढ़ लेंगे तो इसका जवाब खुद ही मिल जाएगा। लिखें पॉइंट, इफ रेजिडुअल वैल्यू, ये जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं ना, ये मेनली एस्टीमेट चेंज से रिलेटेड बात है। तो जिनको एस्टीमेट चेंज याद है अच्छी तरह वो बेशक पूछ लेना, कुछ पूछना हो तो। बाकी जो है वो एस्टीमेट चेंज पढ़ेंगे तो फिर क्या भाई, क्या पूछा है? चलो चवली मारी होनी कोई। हाँ जी, लिखें पॉइंट लिखें, इफ रेजिडुअल वैल्यू of an asset subsequently increases, if residual value of an asset subsequently increases to an amount equal to or greater than the carrying amount of asset, repeat कर रहा हूं, if residual value of an asset subsequently increases to an amount equal to or greater than the carrying amount of the asset, then no depreciation is charged। अच्छा, जिन्होंने एस्टीमेट चेंज पढ़ा हुआ है और उनको अच्छी तरह याद है, अगर एस्टीमेट रिवाइज हो गया, रेजिडुअल वैल्यू बढ़ गई, बुक वैल्यू से भी ज्यादा बढ़ गई, तो डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होंगी? डेप्रिसिएशन कर ही नहीं सकेंगे ना, क्योंकि अगर नेट बुक वैल्यू है 40 और आरवी का मैंने एस्टीमेट चेंज पढ़ाना है, ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ वो इग्नोर करे बात को, और आरवी का एस्टीमेट 50 हो जाता है, तो अब तो डेप्रिसिएट ही नहीं कर सकते। ये बात है कि अगर आरवी का एस्टीमेट रिवाइज होकर बढ़ जाए और इतना बढ़ जाए कि बुक वैल्यू से ऊपर निकल जाए, तो फिर डेप्रिसिएशन करना रोक देंगे, अनलेस एंड अनटिल। इसी में आगे चल रहा है, सेंटेंस कंटिन्यू कर रहा हूं। ये जो बात अभी यहां रोकी थी ना, नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज, अब वही सेंटेंस आगे कंटिन्यू हो रहा है, अनलेस एंड अनटिल residual value falls below the carrying amount।
यानी फिर हम उस वक्त तक का इंतजार करेंगे जब तक रेजिडुअल वैल्यू कम होके बुक वैल्यू से नीचे नहीं चली जाती। नेक्स्ट पॉइंट लिखें। ये भी पहले समझ लें। मोटरसाइकिल कितने की आती है आजकल? 1.5 लाख की। उसका फिल्टर कितने का आता है? एयर फिल्टर है नहीं, 70 150 रुपए का। अच्छा कितना? हाँ हवा वाला कितना चल जाता है एयर फिल्टर? चलो 1000 किलोमीटर चल गया। अच्छा टायर कितना को चल जाते हैं? सड़क अगर नॉर्मल थी, बहुत खराब नहीं है तो है, चलो 2-4 साल चल गए। और टायर कितने के होंगे बाइक के? 2-3 हजार के। अच्छा आप देखें 1.5 लाख की बाइक और उसकी लाइफ भी बहुत सारी करते ही जाए यूज, तो लाइफ भी ज्यादा। अब इसके जो पार्ट्स चेंज हो रहे हैं, मैंने एयर फिल्टर बताया, टायर बताया, इन पार्ट्स को अगर बाइक से कंपेयर करें तो बहुत सस्ते हैं और इन पार्ट्स की लाइफ भी कोई 25-30 साल नहीं है। लेकिन कुछ एसेट्स ऐसे होते होंगे जिनके पार्ट्स भी बहुत महंगे और उन पार्ट्स की भी बहुत ज्यादा लाइफ। इसकी मिसालें बहुत ज्यादा नहीं है, चलो एक एयरप्लेन इसकी मिसाल ले लेते हैं। अगर एक जहाज है और चलो 900 मिलियन का, अगर इसकी लाइफ लेट्स से 40 साल, तो ये 900 मिलियन का जो जहाज एसेट है, इस पूरे की लाइफ 4 साल, मतलब ओवरऑल जो उसकी बॉडी है, तो इस 900 मिलियन को 40 पे डेप्रिशिएट करना फेयर नहीं होगा। तो मैनेजमेंट क्या करेगी? डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए इसके करेंगे टुकड़े। अच्छा खोल के नहीं रख देंगे, सिर्फ डेप्रिसिएशन के लिए बात कर रहा हूं। इंजन को अलग ट्रीट कर लेंगे। इंजन इसके लेट्स से 240 मिलियन के हैं और ये चल जाएंगे 35,000 आवर्स। फिर इसकी जो कैबिन फिटिंग्स हैं, इसके अंदर सीटें वगैरह सब, वो कर लेते हैं 120 मिलियन की और ये 10 साल चलेंगी, फिर 10 साल बाद चेंज करना पड़ेगा। और जो बाकी मेन बॉडी है इसकी, इसको बॉडी कह लें, एक्सटीरियर स्ट्रक्चर कह लें, मेन फ्रेम कह लें, ये है असल में जो 40 साल चलना है। और कितना बचा? 240, 120, 360, 540। तो वैसे अगर देखें तो 900 मिलियन का जहाज है, 40 साल उसकी लाइफ है, लेकिन डेप्रिसिएशन अगर 900 मिलियन की 40 साल पे कर दी तो फेयर नहीं होगा। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए इसके पार्ट्स को अलग अलग डेप्रिशिएट करेंगे। मैंने मिसाल ली है, इंजन को अलग कर लिया। इस 900 में से पता ही होगा इंजन कितने के हैं, तो इनकी अलग डेप्रिसिएशन होगी, मेथड भी अलग होगा। इसकी अलग डेप्रिसिएशन होगी, इसकी अलग डेप्रिसिएशन होगी। ये टुकड़े स्टूडेंट नहीं कर रहे होंगे, स्टूडेंट को करके दिए होंगे। स्टूडेंट को सिर्फ ये चीज पता होनी चाहिए कि एक बड़े एसेट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए पार्ट्स अलग हो सकते हैं। ओके लिखें इसकी अंग्रेजी। ईच पार्ट ऑफ एन एसेट, each part of an asset with a cost that is significant in relation to सारी अंग्रेजी रिपीट कर रहा हूं। each part of an asset with a cost that is significant in relation to the total cost of asset. The total cost of asset shall be depreciated separately. Shall be depreciated separately. चलिए ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए जो पॉइंट्स लिखवा रहा था ये बस काफी है। डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग, डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग, डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, बस यही पढ़ी और भी है। चलें अभी एक और भी बताता हूं। अच्छा डेप्रिसिएशन की एंट्री कब होती है? कौन सा ईयर? अकाउंटिंग ईयर है। मैं यहां पर ना अभी कुछ लिखूंगा, अभी नोट ना करना। एंट्री बताई है आपने, डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। सही है, बिल्कुल सही है। डेप्रिसिएशन क्यों डेबिट? एक्सपेंस है। और अगर ये डेप्रिसिएशन किसी और बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो रही होती तो फिर डेप्रिसिएशन डेबिट की बजाय वो बिल्डिंग डेबिट हो जाती। तो डेप्रिसिएशन क्यों डेबिट हो रही है? एक्सपेंस बढ़ रहा है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्यों क्रेडिट हो रही है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ताल्लुक एसेट ग्रुप से है और एसेट हो रहा है कम, इसलिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रही है। ये तब होगी एंट्री इफ accumulated depreciation account
is maintained separately and asset account is maintained at cost. और अभी पढ़ा नहीं है बेशक, लेकिन चलें लिख देता हूं, रीवैल्यूड अमाउंट। तो ये एंट्री होगी। यानी अगर बिजनेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग से मेंटेन करता है और फिर जो एसेट अकाउंट है वो कॉस्ट पे मेंटेन हो रहा होता है। कॉस्ट पे मेंटेन होने से क्या मुराद है, अभी एक मिसाल से बताता हूं। तो अगर बिजनेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सेपरेटली मेंटेन करता है तो ये एंट्री है। लेकिन एफएआर 1 के ना कुछ सवालों में आपको ऐसे हालात मिलेंगे कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से मेंटेन नहीं हो रहा होगा। तो ऐसी सूरत में डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट ही क्रेडिट। ये भी एक तरीका होता है, प्रेफर्ड ये है, लेकिन एफएआर 1 के कुछ सवालों में ये होता है, इसलिए ये भी बता रहा हूं। तो जो एसेट अकाउंट होगा वो मेंटेन्ड होगा एट नेट बुक वैल्यू। तो अगर ये वाले हालात हुए तो डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। यानी बिल्डिंग है तो बिल्डिंग क्रेडिट, प्लांट है तो प्लांट क्रेडिट, वो एसेट ही क्रेडिट हो जाता है। ये इंट्रो में नहीं पड़ी हुई एंट्री, ये भी होती है वैसे, लेकिन प्रेफर्ड ये मजबूरन है सिर्फ। और ये सवाल देख के आपको आइडिया हो जाया करेगा कि ये है कि ये। वैसे अगर डबल एंट्री मांगी जाए सवाल में तो प्रेफर्ड ये, प्रेफर्ड ये एंट्री है। ये मजबूरन है सिर्फ, ये एफआर 1 के कुछ सवालों की वजह से मैं ये बता रहा हूं, वरना बताता ही ना, बताते सिर्फ वो। अच्छा, वैसे तो आगे डिस्पोजल पढ़ाने के बाद टी अकाउंट्स ज्यादा फले फूले पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी ऐसे ही बस रिवीजन के लिए कि बीडी सीडी आपको रिवाइज हो जाए। एक सवाल लिखें, करें नोट करें, कर लें इसको नोट, फिर एक सवाल लिखें। जी नोटेड। चलें सवाल लिखें, कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन। ₹5,00,000, कॉस्ट ऑफ मशीन 5,00,000। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 20, 1 जनवरी 2020। डेप्रिसिएशन रेट मैंने क्या बताया, नहीं बताया, 20%। डेप्रिसिएशन रेट 20% है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर। रिक्वायर्ड है मुझसे रिक्वायर्ड है। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी। ये पढ़े में इंट्रो में, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट, एक्सट्रैक्ट्स। कोई बात नहीं बता दूंगा। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी एंड फॉलोइंग अकाउंट्स। रिक्वायर्ड में मैंने बताया है एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी और फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर्स एंडिंग 31 दिसंबर 20, 21 और 22।
31 दिसंबर 20, 21 और 22। अब नीचे पार्ट ए लिखें। पार्ट ए, मशीन अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट। पार्ट ए में मशीन अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट, और पार्ट बी में मशीन अकाउंट assuming there is no accumulated डेप्शन अकाउंट। यानी पार्ट ए मैंने बनाया ये और पार्ट बी बनाया ये। पार्ट बी में मशीन अकाउंट है बस, assuming there is no accumulated डेप्शन अकाउंट। अच्छा पहले तो डेप्शन की अमाउंट ही देख लेते हैं। 5 लाख का एसेट है, 2020 में कितनी डेप्रिसिएशन, इसका 20% 1 लाख। फिर 2021 की डेप्रिसिएशन के लिए अब इसका 20%, बाकी रह गया 320। फिर 2022 की डेप्रिसिएशन के लिए इसका 20%, 64,000, बाकी रह गया 256। और बस 22 ही पूछा शायद ना। ये हो गई डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन, ताकि फिगर तो पता चले ना। ये नोटेड मिटा दूं। मशीन अकाउंट। अच्छा अगर एक से ज्यादा साल के टी अकाउंट बनाने पड़े ना सवाल में, तो एक ही बड़ा सा टी बना के उसी में मुख्तलिफ ईयर्स आ जाते हैं। जैसे 2020 बनाते हैं पहले। हाँ जी, सबसे पहले कौन सी एंट्री हुई होगी, एसेट परचेज हुआ है 1 जनवरी 20, मशीन डेबिट कैश क्रेडिट। तो कहां क्या किधर लिखूं, इधर 1 जनवरी 20 मशीन डेबिट कैश क्रेडिट 5 लाख। फिर उसके बाद क्या हुआ होगा, है साल के एंड पे 31 दिसंबर 20 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, किधर इधर 31 दिसंबर 20 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 1 लाख। फिर उसके बाद क्या हुआ होगा, बस ईयर एंड आ गया, तो इसका 31 दिसंबर 20 का सीडी बन गया यहां, और ये एसेट ग्रुप है तो इसका सीडी आएगा या ये पीएनएल में क्लोज हो जाएगा। ये एसेट ग्रुप है, इसका होगा सीडी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सीधा इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, इसका बिल्कुल सीडी होगा क्योंकि ये एसेट ग्रुप है। तो 31 दिसंबर 20 1 लाख बन गया सीडी। इसके बाद अब 2021 ये सीडी इधर बीडी बन गया है जी। 12 किधर है, किधर है, कौन है क्या, 1 जनवरी 21 बीडी बैलेंस बन गया 5 लाख। लो यार 20 है। और इधर जो 20 का सीडी था है आगे, अब वो इधर इस साइड पे बीडी बन जाएगा 1 जनवरी 21 बीडी। अच्छा बीडी सीडी क्यों हो रहा है इस अकाउंट में, क्योंकि ये एसेट ग्रुप का अकाउंट है। एक्सपेंस इनकम होता तो वो क्लोज होकर इनकम स्टेटमेंट में चला जाता, लेकिन एसेट ग्रुप का अकाउंट है इसलिए होता है इसका बीडी सीडी। फिर उसके बाद 31 दिसंबर 21 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, 31 दिसंबर 21 डेप्रिसिएशन डेबिट 80,000। और मशीन में मजीद कुछ डेबिट क्रेडिट नहीं, तो साल एंड हो गया 31 दिसंबर 21, ये सीडी बैलेंस बन गया 180,000 और यहां पर यही सीडी आ गया 5 लाख। जी बताएं इससे क्या पूछना है, इसमें पूछे बेटे को कंफ्यूजन, किसी को मुश्किल परेशानी। जी मशीन की उसमें लेजर में क्यों हो रही है 5 लाख का, बताएं क्या कम करें इसमें, बताओ क्या एंट्री करें। मशीन क्रेडिट हो रही है, कहां हो रही है क्रेडिट, क्या एंट्री हो रही है डेप्रिसिएशन की। हाँ तो डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, तो मशीन में तो कुछ नहीं हो रहा ना। बुरा लग रहा है वैसे देख के, वो कम क्यों नहीं हो रहा, अकाउंट अलग है ना, एक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट अलग बनाया हुआ है, तो डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट तो मशीन में हो ही कुछ नहीं रहा। अभी आगे जब हम लोग डिस्पोजल पढ़ लेंगे ना, फिर भरे भरे अकाउंट्स होंगे, फिर एडिशन डिस्पोजल एक्सचेंज सब होगा। अभी तो मैं वैसे ही आपको सिर्फ ये अकाउंट का बीडी सीडी दिखाने के लिए एक एसेट का सवाल बता रहा हूं, वरना इसमें एडिशन भी आएगा डिस्पोजल भी आएगा। फिर उसके बाद 2022 में ये सीडी इधर बीडी बन जाएगा 180 और इधर सीडी ये यहां बीडी आ जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 31 दिसंबर 22 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 64 और मशीन वहीं की वहीं रहेगी। तो साल के एंड पे 31 दिसंबर 22 सीडी बैलेंस बन जाएगा 5 लाख और इधर सीडी बैलेंस बन जाएगा
244,000। ये हो गए इनके अकाउंट, ये मैंने रिक्वायर किए थे अकाउंट। किसी भी साल में इस अकाउंट का सीडी देखें तो क्या आ रहा है, किसी भी साल में देखें तो उसका सीडी क्या आ रहा है, 5 लाख क्या है इसकी कॉस्ट। इसलिए मैंने इसकी अंग्रेजी लिखी थी एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एट कॉस्ट। अच्छा, इसमें किसी भी साल का सीडी देखें तो वो क्या हो रहा है, क्या शो हो रहा है, इसमें किसी भी साल का सीडी देखें अगर तो वो क्या है, उस साल की डेप्रिसिएशन, उस साल तक की टोटल डेप्रिसिएशन। इसलिए इस अकाउंट को एक्यूम्युलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन एक्यूम्युलेट हो रही होती है। तो इसलिए इसमें एक्यूम्युलेटेड डेप्रिसिएशन में किसी भी वक्त देखेंगे तो आज तक की डेप्रिसिएशन आ रही होगी। और इनसे जब इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की फिगर्स देखें, अच्छा आपने इंट्रो में फाइनल अकाउंट पढ़ा हुआ, तो फाइनल अकाउंट का एक बड़ा सवाल भी होता होगा कोई, तो उसका सवाल क्या होता है, ट्रायल दिया होगा और बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होंगी। तो जो पूरा का पूरा इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी बनाने का सवाल है वो फाइनल अकाउंट का सवाल है। लेकिन एफआर 1 के अंदर आपको क्या होगा कि कुछ टॉपिक्स के बारे में, जैसे इस सवाल के अंदर कहीं सेल्स, सैलरीज, परचेजेस आ रही हैं कहीं नहीं, तो किसी टॉपिक का सवाल होगा और एग्जामिनर सिर्फ ये देखना चाह रहा होगा कि अगर बैलेंस शीट बनती तो ये उसमें कहां जाता। तो उसके जवाब में फिर आपसे पूरी बैलेंस शीट तो नहीं मांग सकता, तो आपसे कहेगा सिर्फ वो पोर्शन दिखा दें बैलेंस शीट का जिसमें ये शो हो रहा होता, उसको कहते हैं एक्सट्रैक्ट्स। तो एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी 2020 का भी, 2021 का भी, 2022 का भी। इस सवाल में इनकम स्टेटमेंट वाली क्या चीज है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो इसका तरीका यह है कि हेडिंग दे एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट और सवाल में जो एक्सपेंस इनकम है जस्ट लिस्ट डाउन कर दें। जैसे इस सवाल में बस डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी कितनी कितनी, 1,80,000 और 64,000। इस सवाल में एसओएफपी की चीजें कौन सी हैं, मशीन है और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। और एसओएफपी की चीजों में एक और खास बात यह आएगी कि करंट एसेट के नॉन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी के नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट की हेडिंग देके इसको हम शो कर रहे होंगे। ये होता है सॉल्व करने का तरीका अगर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी मांगा हो। क्या कि जो भी इस सवाल में इसमें जाने वाली चीजें हेडिंग दें वो लाइनें शो कर दें, इनकम स्टेटमेंट में जाने वाली चीजें हैं हेडिंग दें और वो लाइनें शो कर दें। तो इसमें मशीन में क्या आ जाएगा, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या आएगा, 1 लाख, 1,80 और 244। और अगर एसेट बुक वैल्यू पे बनने को कहा है तो क्या फर्क पड़ेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनेगा और मशीन अकाउंट में डेप्रिसिएशन भी क्रेडिट आने लग जाएगी और उससे मशीन अकाउंट के सीडी बैलेंस में क्या होगा, कम होने लग जाएगा। कम होके क्या बन जाया करेगा, नेट बुक वैल्यू। इसलिए इसकी अंग्रेजी मैंने लिखी थी मशीन अकाउंट इज मेंटेन्ड एट नेट बुक वैल्यू। तो ये नेट बुक वैल्यू वाला ये आप खुद बनाइएगा, ये होमवर्क है आपका। नेट बुक वैल्यू वाला अकाउंट बनाइएगा और फिर ये चीज बनाइए। एक्यूमुलेटेड का अकाउंट नहीं बनेगा, पार्ट बी कह रहा हूं, पार्ट बी मैंने पार्ट ए किया सामने, पार्ट बी क्या था, एक्यूमुलेटेड नहीं बनता तो फिर ये नहीं बनता, फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन डेबिट और मशीन है क्रेडिट, फिर यहीं पर क्रेडिट पे डेप्रिसिएशन 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 भी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये मशीन अकाउंट बनाइएगा और ये एक्सट्रैक्ट्स। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।